आप सभी का पुनः स्वागत आज के द हिंदू एनालिसिस में। आज है दिनांक 23 नवंबर 2024 और आज के दिन हम प्रतिदिन की भांति द हिंदू एनालिसिस को करेंगे, डन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि द हिंदू एनालिसिस जो है उन सभी के लिए है जो कि एक तरह से अपने ज्ञान में वृद्धि चाहते हैं, ज्ञान को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं, साथ ही जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे की एग्जाम की बात हो या फिर जो लंबा एग्जाम चलता है पीसीएस का या यूपीएससी का उसकी बात हो। तो इस क्रम में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएँगे और यकीन मानिए विशुद्ध सहज रूप से आपको सारी बातें बताऊँगा, स्पष्ट रूप से, आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएँगी, ये हमारा ध्येय रहेगा। और हाँ, आपके सुझाव जो हैं बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं, बिल्कुल जो किसी भी तरह का सुझाव आपको लगे, तो हमारे साथ आप ज़रूर साझा कीजिए, ठीक है? तो चलिए अब एक प्रमुख मुद्दे पर आते हैं। ये एक तरह से आप इसे इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पे भी जोड़ सकते हैं, भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भी भूमिका इसमें आ जाती है कहीं न कहीं, इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि जो घटनाक्रम हो रहा है ना यूएस से रिलेटेड, यूएस से मतलब यूएस में केस चला है वहाँ से हाइलाइट हुआ है। पूरा मामला समझते हैं क्या है? डे आफ्टर यूएस कोर्ट रैप अडानी एनर्जी फर्म्स स्टॉक्स सिंक फर्दर। देखो जब से यूरो इसमें यूएस कोर्ट में अडानी के अगेंस्ट मुकदमा चला है, ठीक है? तब से जो है यूएस कोर्ट में चला है, तब से स्थिति जो है वो डवाडोल हो गई है। एक तरह से इसका जो मार्केट है ना वो काफ़ी गिर गया है, काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। और यहाँ तक कि केन्या सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसल कर दिया है। तो एक तरह से कह सकते हैं नुकसान है, डाउनफॉल हम कह सकते हैं कि नुकसान है और एक तरह से अडानी का नुकसान है। तो जो भारत जो एक तरह से देखिए, अगर अडानी कंपनी जो है, अगर मान लीजिए बाहर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो कहीं न कहीं ये तो संदेश जाता है कि भारत की कंपनी इन्वॉल्व है। जैसे कि मान लीजिए कि चीन की कोई कंपनी अगर भारत में व्यापार करती है या कहीं भी करती है, भले इवन वो प्राइवेट हो, लेकिन क्या है, वो कंपनी तो चीन की होगी, वो चीन के इंटरेस्ट को, चीन के हित को आगे बढ़ाएगी। उसी तरह अगर कोई भारतीय कंपनी, चाहे वो निजी कंपनी ही क्यों ना हो, अगर विदेशों में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत की जो पहुँच है, वो आगे बढ़ रही है और एक तरह से भारतीय हित भी उससे जुड़े होते हैं। तो एक तरह से मामला जो है, हालाँकि आप सभी को ज्ञात होगा ही, अगर इसमें आपको थोड़ा रिपीट कर दूँ मैं स्मरण में थोड़ा आ जाएगा। मूल बात ये हुआ था कि अडानी के अगेंस्ट जो है ना, जैसे कि देखिए अब वहाँ पे एक तरह से काफ़ी चर्चा में एक तरह से है अडानी वाला मामला जो है। दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक है गौतम अडानी और उसमें देखिए अमेरिका में उनके खिलाफ जो है रिश्वत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। क्यों दर्ज हुआ है? वहाँ पे आरोप ये है कि अडानी पर अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है और इसे छिपाने का भी आरोप लगाया है गया है कि इसे आपने बताया नहीं। यानी अमेरिका में कहा गया है कोर्ट में कि आपने निवेशकों को ये बातें नहीं बताई, आपने ये काम किया है, हालाँकि ये काम इंडिया में हुआ है, वहाँ जो आरोप लगाया गया है, मैं आरोप के अनुसार बात कर रहा हूँ। और देखिए कि जैसे ही धोखाधड़ी के आरोप तय हुए, अमेरिकी मीडिया की बात करें, वहाँ से रिपोर्टें जो आ रही हैं, जैसे ही आरोप तय हुए, तो अडानी की संपत्ति में 15 अरब डॉलर की कमी आ गई। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है और इसके बाद ही जैसे ही उनके अगेंस्ट रिपोर्ट आई तो जो केन्या सरकार है उन्होंने उसने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट दिए थे अडानी को वो कैंसल कर दिए। जैसे कि आज हवाई जहाज़ जो एक तरह से हवाई अड्डा जो है ना, उसके पुनरुद्धार के लिए दिए थे कॉन्ट्रैक्ट अडानी को कि आप इस हवाई अड्डे को तैयार कीजिए, वो कैंसल हो गया। क्योंकि वहाँ पे विपक्ष तो हमलावर था वहाँ की सरकार पर, लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया, वहाँ के राष्ट्रपति ने सामने आते हुए इस एग्रीमेंट को कैंसल कर दिया। तो देखें तो अडानी को एक तरह से वहाँ भी नुकसान हुआ है, ठीक है? तो एक ओवरव्यू समझाने के लिए था आप सभी को कि क्या पूरी बातें हुई हैं। अब देखिए, यहाँ पढ़ते हैं क्या-क्या हमारे पास न्यूज़ में है, आप भी पढ़िए। अ डे आफ्टर अडानी ग्रुप फेस्ड इट्स वर्स्ट मार्केट हैमरिंग सिंस हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेशंस इन अर्ली 2023। देखो आपको याद होगा 2023 में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी ना, उसमें भी अडानी पर आरोप लगे थे। उसके बाद इनकी जो कंपनियाँ हैं, कई सारी कंपनियाँ हैं, उसके शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। हालाँकि बाद में रिकवरी हो गई थी, लेकिन एक तरह से मार्केट में भूचाल उस टाइम आ गया था। लेकिन फिर से ऐसा ही एक बार होता दिख रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी व्हिच इज़ एट द सेंटर ऑफ फ्रेश स्टॉक अडानी ग्रीन एनर्जी जो है ना, जो हरित ऊर्जा के लिए काम करती है कंपनी, उस पर यूएस कोर्ट में इंडictमेंट लगा है, आरोप तय हुए हैं, ठीक है? कि आपने जो है वो रिश्वत दी है वगैरह-वगैरह। तो 8.2% का जो है एक तरह से जो शेयर में कमी है, फेल 8.2% आप देख सकते हैं यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है। हालाँकि इस आंकड़े से हमें यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है, ना ही बैंक एग्ज़ाम में आएँगे कितने आंकड़े के लिए, हालाँकि जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो वही एक 10 लाख को coincided with the sharpest single day surge in the broader Nifty 50 index in over 5 months.
तो वही बात है, पूरा घटनाक्रम है, आप देखिए इसको डिटेल्ड जो इसका और भी आगे जो एनालिसिस होगा ना, वो पेज नंबर जो 10 पे कंटिन्यू है, आप इसे जाके पढ़ सकते हैं। तो मूल तत्व यही है कि अभी जाँच चल रही है, आरोप तय हुए हैं। अब देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या-क्या होता है और कुछ विशेष बातें आएँगी तो आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। हालाँकि एक तरह से साफ है कि कोई भारतीय कंपनी अगर बाहर अच्छा काम करती है, तो इससे भारत की इमेज ही सुधरती है। अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं देखो महाराष्ट्र और झारखंड के रिज़ल्ट आने वाले हैं, आप सभी बैठ के अगर आप सभी चुनावों में विशेष रुचि रखते हैं, तो बिल्कुल अपने ट्रांजिस्टर के साथ या फिर अपने टेलीविज़न या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के साथ ज़रूर बैठे होंगे और पल-पल की खबर ले रहे होंगे कि कौन-सी पार्टी आगे चल रही है, कहाँ तक पहुँची है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, हम आगे अगला पढ़ते हैं। एसटी टू टेक अ कॉल ऑन easing GRAP 4 curbs in capital on November 25। अब देखो दिल्ली जो है ना एक तरह से दम घोंटू माहौल से गुजर रही है। आप सभी को पता होगा कितनी विभत्स परिस्थिति है यहाँ पर। आँखों में जलन होती है, साँस लेने में समस्या आ रही है। तो दिल्ली की बहुत ही एक तरह से बुरी दशा है, दयनीय दशा है। The Supreme Court on Friday said that it would consider relaxing the graded response एक्शन प्लान 4 जो जीआरएपी 4 लागू है ना, उसको जो है ये सुप्रीम कोर्ट इसको रिड्यूस करने का, रिलैक्स देने का एक तरह से सोच रही है। तो उसी को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस बात को समझते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब यहाँ पे ये जो एक बॉडी का नाम दिया गया है आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया। देखो जो नेशनल कैपिटल रीजन है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात हो रही है। अब देखो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्यों बना? क्योंकि राजधानी पर थोड़ा प्रेशर कम किया जाए, जो एक तरह से माइग्रेशन होता है ना, भीड़-भाड़ बढ़ती है शहरों में, तो उस क्षेत्र को बड़ा किया जाता है कि शहर पर भार थोड़ा कम हो जाए। तो उसी से बना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर लंबा है, आपको पता है देखो जैसे कि गुड़गाँव है, नोएडा है ना? तो ये सब आते हैं। तो जब आपको पता होगा कि जब रोमिंग की सुविधा थी ना, जब रोमिंग लगते थे मोबाइल में, अब तो नहीं ऐसा कुछ है। तो उस समय भी एनसीआर का एक पर्टिकुलर सिम कार्ड हुआ करता था कि मान लो आप गुड़गाँव जाते हो तो रोमिंग नहीं लगती है। इवन गुड़गाँव देखो हरियाणा में है या नोएडा फिर दिल्ली सॉरी यूपी में है और दिल्ली तो दिल्ली है। तो इन तीनों में देखो गाज़ियाबाद है। इन सब में क्या होता था कि एक ही सिम कार्ड चलता था। इवन हरियाणा का कोई किसी ऑपरेटर किसी का मान लो मोबाइल नंबर हरियाणा का है प्रॉपर का, तो वो आके गुड़गाँव में रोमिंग लगता था उसको। तो एनसीआर का कांसेप्ट ये है एंड एडजॉइनिंग एरिया की बात हो गई है कि जो साथ में लगे हुए क्षेत्र हैं, ठीक है? संलग्न जो क्षेत्र हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। क्लेम द सिटीज़ एयर क्वालिटी हैज़ एंटर्ड द जीआरएपी 2 स्टेज इन द पास्ट 2 डेज़। कहा गया है कि पास्ट 2 डेज़ में जीआरएपी 2 में आ गया है। अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस एएस ओका सेड इट्स कॉल वुड डिपेंड ऑन द रिपोर्ट ऑफ 13 कोर्ट कमिश्नर्स अ टीम ऑफ यंग एडवोकेट्स फॉर्म टू विजिट। नेक्स्ट पढ़ लूँ थोड़ा आगे क्या लिखा हुआ है। टू विजिट दिल्लीज बॉर्डर एंट्री पॉइंट। देखो ये है कि ये लोग दिल्ली बॉर्डर एंट्री पॉइंट पे विजिट करेंगे और चेक करेंगे कि जो ग्रैब जो फोर कंप्लायंस है उस पर रिपोर्ट देंगे। तो वही है दिल्ली में देखो द कोर्ट आल्सो फाउंड दैट 100 ऑफ द 113 एंट्री पॉइंट्स ऑफ द कैपिटल वर लेफ्ट अनमेन्ड बाय द पुलिस एंड द गवर्नमेंट allowing polluting vehicles to enter in violation of curbs। देखो जब ये ना ग्रैब ग्रैब ये जो ग्रैब फोर लगता है ना तब पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को आने की परमिशन नहीं होती है एरिया में। वही कहा गया कि कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई जो 113 एंट्री पॉइंट है ना, जो शहर में आने वाले 113 जो प्रवेश बिंदु हैं, उसपे से तो 100 पे आदमी ही नहीं है, तो कैसे आप इसको फॉलो कर पाओगे? तो कोर्ट ने इस बात पे भी संदेह जताया। ठीक है? चलो हालाँकि वायु गुणवत्ता क्वालिटी काफ़ी खराब हो गई है जिससे कि साँस लेने में समस्या, आँखों में जलन, यहाँ तक कि हृदय विकार वाली समस्या भी आ सकती है। आप देखो जैसे कि हेल्थ टॉपिक है तो बता ही दूँ थोड़ा-सा। जो वायु प्रदूषण है ना उसको मापते हैं पी 2.5 से यानी पार्टिकुलेट मैटर से। तो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है ना, ये है पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ये 2.5 माइक्रोन कितने होते हैं? 2 पॉइंट आप नोट कर लें, ये एक तरह से जानकारी के लिए है कि 2.5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है ना, 2.5 से भी छोटा होता है। तो समझिए काफ़ी सूक्ष्म हो गया ये। अगर ये 2.5 से हो रहा है ना, तो मतलब काफ़ी सूक्ष्म है। 2.5 की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे कि आपके सर में जैसे बाल हैं, उसका माइक्रोन इससे कहीं ज़्यादा, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपके बाल के जो माइक्रोन है ना, ये इसकी साइज़ होती है मतलब बात कर रहा हूँ इसकी डायमीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे कि आपका होता है ये करीब 50 होता है, 50 से 60 होता है, ठीक है? जो सर के बाल होते हैं ना, उसका जो डायमीटर होता है माइक्रोन वो 50 से 60 के आस-पास। अब समझो कि आपके बाल इतने महीन होते हैं, वो 50 से 60 होते हैं, फिर भी आपके जो ये है मतलब ये पार्टिकुलेट मैटर है तो कितना छोटा होता है। और इसी छोटे आकार की वजह से कहें तो ये नाक में आसानी से प्रवेश कर जाता है और फेफड़ा जो है ना, उसमें फ़िल्टर लगे होते हैं फेफड़े में।
तो उसके फ़िल्टर भी इसको रोक नहीं पाते और ये आपकी लाल रक्त कोशिकाओं में रुक आके जम जाता है, जिससे कि जो है रक्त के थक्के बनते हैं और इससे आपको हार्ट अटैक की भी संभावना बनती है। तो स्वास्थ्य का विषय है, ध्यान देंगे, आशा है आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कांग्रेस लॉन्च ए थर्ड फेज ऑफ तो कोई राजनीतिक न्यूज़ है, हमें इससे मतलब नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। हमें अध्ययन से मतलब है। नेक्स्ट सिटी बैलेंस में आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। देखो एससी प्रपोज टू सेट अप एक्सपर्ट पैनल टू वेट मोड फॉर ट्री फेलिंग इन दिल्ली। अब देखो ट्री फेलिंग जो है दिल्ली में ना, अब देखो पर्यावरण से संबंधित आप इसे जोड़ सकते हैं। पर्यावरण का मुद्दा है एक तरह से, क्योंकि जो पेड़ है ना वो पर्यावरण के एक तरह से कह सकते हैं सजग प्रहरी हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल कर होते हैं पर्यावरण संरक्षण में और उनकी बहुत ही अच्छी भूमिका होती है। तो उसी को लेकर लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है कि एससी proposes to set up expert panel to wet mode for tree felling in Delhi. Court says final call on uprooting tree will be taken by committee. Apex Court says it wants to know about the functioning of the tree authority and procedure followed for grant of permission. यहाँ बात ये हो रही है कि भाई अगर पेड़ गिरा रहे हो ना, तो उसने कहा कि जो फाइनल कॉल है ना पेड़ पेड़ को गिराने का, अप्रूव करने का, ये किसके द्वारा लिया जाएगा? कमिटी के द्वारा लिया जाएगा, जो समिति है। एपेक्स कोर्ट ने कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये न्यायालय जानना चाहती है कि भाई ट्री अथॉरिटी का जो फंक्शनिंग है, किस प्रकार से ये काम कर रही है, वो क्या है? अब प्रोसीजर क्या है? जो मान लो आप परमिशन देते हो ट्री अप्रूव करने के, उसके लिए कौन-सा प्रोसीजर आप फॉलो करते हो, वो जानना चाहते हैं हम। तो वही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को कि proposed to set up a committee of experts and said it would direct that the permission granted for felling of trees in Delhi would not be implemented without the panel's note। तो पैनल के की सहमति के बिना ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को कहा कि एक कमिटी बनाओ एक्सपर्ट की और निर्देश दिया कि जो परमिशन है ना पेड़ों के गिराने का, वो जो किया जाना चाहिए तो सहमति पैनल की सहमति के बिना ये वृक्षों को गिराने का परमिशन नहीं होना चाहिए। वगैरह-वगैरह बातें कही। तो पेड़ जो है खासकर दिल्ली की जो स्थिति है, जैसे आप देखो नोएडा देखो कितना प्लान्ड है। उसमें प्रॉपर पेड़ लगाए गए हैं, आप सोसाइटी सब में जाओगे, एक प्लान्ड डेवलपमेंट है। लेकिन दिल्ली में ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलती, जो कि होनी चाहिए क्योंकि वो राष्ट्रीय राजधानी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सीबीआई फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 5 एक्यूज नीट पेपर के लीकेज आपको पता होगा, प्राय कई सारी परीक्षाएँ लीक होती रहती है। नीट वाला मुद्दा भी काफ़ी उड़ा था। उसमें सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया। अब देखो सीबीआई का पढ़ लिया करो, आपके सीबीआई के क्या अधिकार क्षेत्र हैं, ठीक है? जो केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी है सीबीआई जो है, तो इसके क्या अधिकार क्षेत्र है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के। और ये अब आपको पता है ना कि जो सहमति है राज्य सरकारें वापस ले सकती हैं सीबीआई से, तो सीबीआई उस राज्य में जाके काम मतलब जाके केस दर्ज नहीं कर सकता है या कोई एक्शन नहीं ले सकता है। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर मान लो यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, तो सरकार तो ये सीबीआई वहाँ पे जाके एक्शन ले सकती है, भले ही सहमति हो या ना हो। और सीबीआई का गठन कैसे हुआ है, किस अधिनियम के माध्यम से हुआ है, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो इसको आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है? ऐसे से डिमोलिशन ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शंस इन बंगाल बेस्ड ऑन इन एससी केरला वुमेन्स पैनल बैक एससी ऑर्डर टू गिव फुल हेमा रिपोर्ट टू एसआईटी। अभी हेमा रिपोर्ट आई थी, पता है ना, जो बॉलीवुड वहाँ पे जो वहाँ की साउथ की जो इंडस्ट्री है उस पर आई थी। तो एसआईटी को देने की बात की है यहाँ पर इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल आइज ऑन वोट काउंटिंग इन वायनाड पलक्कड़, वही वोट काउंटिंग की बात हो रही है। तो यही कुछ न्यूज़ हैं, ठीक है? डीवाईजी व्हाट्सएप ग्रुप, ये जो आईएएस ऑफिसर्स के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप थे ना, तो उसको उसके बाद इनका निलंबन हुआ था, इन सब की बात हो रही है। आपको पता होगा केरल की घटना है ये। कुछ आईएएस अधिकारियों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, जो कि एक तरह से जिसकी परमिशन सरासर नहीं होती है, ठीक? तो उसको लेकर न्यूज़ है। तो नेक्स्ट देख लो आप क्या है, अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग फेस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस। देखो जो एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस है ना, उसका जो एक तरह से चेंजिंग फेस है, उसको समझने की बात है यहाँ पे। उसका बदलता चेहरा है, बदलता जो दृष्टिकोण है, कैसे ये अपने तौर तरीके बदल रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है। थोड़ा सा देख लेते हैं।
है ना? ब्रीफ के लिए। बाकी अगर आप कहें तो आप कमेंट बिल्कुल करना कि आपको अगर एडिटोरियल कंप्लीट चाहिए ना, तो आपके फीडबैक मुझे इसी हिसाब से चाहिए कि मान लो आप चाहें कि आप थोड़ा और इसको इलैबोरेट कर दो, थोड़ा और समय आप दो इस पर एडिटोरियल पर, तो फिर उस हिसाब से आपके कमेंट्स, आपके सुझावों के हिसाब से इस पर काम किया जाएगा। ठीक है? चलिए देखिए क्या है द नियरली 3 ईयर ओल्ड वॉर इन यूक्रेन एंड द सब्सिक्वेंट इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट इन मिडल ईस्ट। अब देखो यहाँ पे बात चली आ रही है कि सालों से जो यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, साल तो हो कई साल हो गए, 2 साल तो हो ही गए होंगे, 2-3 2 साल हाँ। और सब्सिक्वेंट जो उसके अनुरूप जो इज़राइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी हमास की तरफ से अटैक होता है, हालाँकि इस बार तो हमास ने ही स्टार्ट किया था, जो उसने एक तरह से नरसंहार ही किया था, इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था हमास ने। उसके बाद ही ये पूरा स्टार्ट हुआ जो भी घटनाक्रम है, इज़राइल का अटैक होना है। बाकी ये कॉन्फ्लिक्ट तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट अभी जो हाल में जो काफ़ी उफान पर है मामला, तो इसमें हमास ने स्टार्ट किया था। हालाँकि इसी सब की बात चल रही है हैव टेम्पोरेरीली एक्लिप्स्ड ऑल न्यूज़ अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ अदर काइंड्स ऑफ वायलेंस। अब ये जो 2 घटना है ना, जो लड़ाई-झगड़ा ये सब जो हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, इससे क्या हुआ है दुनिया में बाकी जगह जो वायलेंस हो रही है, वो दब गई हैं। उन न्यूज़ों को प्रमुखता नहीं मिल रही है। मतलब प्रधानता मिल गई है इनको। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हाइलाइट रहता है, तो गाज़ा वाला हाइलाइट रहता है। स्पेशली दोज़ बाय डिस्पैरेट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। अब देखो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जो चरमपंथी ग्रुप हैं, उनके द्वारा जो हिंसाएँ होती हैं, वो नज़रअंदाज हो रही हैं। इन द प्रोसेस द consequences ऑफ जो consequence हैं, परिणाम हैं, पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जो नया ट्रेंड है एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस का, जो है ना दिस कुड हैव consequences फॉर द फ्यूचर। इसका ना भविष्य के लिए प्रभाव हो सकता है, भविष्य में हमें इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और एंड स्टडी पब्लिश्ड बाय अ कपल ऑफ इयर्स अगो इन द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द प्रेफर्ड हेडलाइन चेंजिंग फेस ऑफ hate domestic extremist violence had indicated that important changes were constantly taking place in the realm of domestic terrorism and violent extremism। देखो रिपोर्ट आई थी, स्टडी आई थी, ठीक है, आरएनडी स्टडी आई थी, उसमें जो कुछ वर्षों पहले आई थी, उसका जो शीर्षक था ना, हेडलाइन यही था कि चेंजिंग फेस ऑफ जो था कि एक तरह से हेट डोमेस्टिक एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस। तो उसी में बात की जा रही है कि जो भाई डोमेस्टिक वायलेंस है, जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, उसके क्षेत्र में जो चेंजेस लगातार हो रहे हैं, तो एक तरह से ये सही तो है ही नहीं। अब यहाँ पे जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट का मतलब आप समझते हो ना कि अपनी बातों को अतिवादिता के माध्यम से रखना, ठीक है? उदंडता आप कह सकते हो, किसी को नुकसान पहुँचाना, इस तरह की बातें। द The arbiter dicta of this study was that it is imperative for law enforcement officer to properly understand the nature of the changes that were taking place across the spectrum to be able to prepare for future जो है इवेंचुअलिटी। देखो जो सरकारी पदाधिकारी हैं या जो सक्षम पदाधिकारी हैं, उन्हें भविष्य को लेकर इन घटनाओं को देखना चाहिए, ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि आखिर इससे क्या निहितार्थ हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, आदि-आदि बातें हैं। जी का एक डिटेल्ड इसका एनालिसिस होगा, कंप्लीट आर्टिकल है, आप इसे पढ़ें। हाँ, किसी तरह की समस्या हो, कुछ सुझाव चाहते हैं, अगर मान लीजिए कंप्लीट आर्टिकल आप चाहते हैं डन, हमारे एंड से सुनना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताएँ। ठीक है? चलो अरे ये घटना झांसी वाला तो आपसे पता ही होगा द फायर दैट एनगल्फ्ड न्यूबॉर्न बेबीज। जो एनआईसीयू जो है, जो जो नेटल जो मतलब गहन शिशु रोग चिकित्सा कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है? नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हाँ, तो उसमें जिस प्रकार से आग लगी और कई बच्चों की मृत्यु हुई, कई बच्चे मिसिंग भी हुए, तो ये काफ़ी बड़ी घटना है, एक बहुत हृदय विदारक घटना है, उसकी यहाँ पे पूरी चर्चा है, डिटेल्ड एनालिसिस है। अब कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो लापरवाही हुई है क्योंकि सभी बच्चों को अगर मान लीजिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम रहते, तो सभी बच्चों को बचा लिया जाना चाहिए था। आखिर जो जितने भी बच्चों की मृत्यु हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यू क्रिमिनल लॉज नीड टू बी गिवन अ चांस सेज एससी। इसकी बात हो रही है सेंटर डेवलप्स 90 मोर कंपनीज ऑफ सीएपीएफ इन मणिपुर। सेंटर डिप्लॉय कर रहा है ना 90 और कंपनियों को मणिपुर में। मणिपुर की जो स्थिति है काफी खराब हो रही है दिन प्रतिदिन। फिर मैते और कुकीवाद संघर्ष पुनः जग गया था बीच में, तो फिर हिंसा हुई थी। उसी को लेकर सेंटर जो है प्रिकॉशन अपना रहा है, उसको लेकर चर्चा है। आप इंटरनल सिक्योरिटी के तहत इस मामले को ले सकते हैं, यूपीएससी के आंतरिक सुरक्षा के मामलों के तहत। ठीक है? इंडिया यूएस टाइज बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से व्हाइट हाउस। देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात है, भारत अमेरिकी जो संबंध है वो मजबूत आधार पे बने हुए हैं, व्हाइट हाउस ने कहा है। ठीक है? जो एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगर व्हाइट हाउस ने कह दिया तो समझो आप अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है। ठीक है? तो व्हाइट हाउस ही वहाँ सब कुछ निर्णय लेता है। ये आप इसे पढ़ सकते हो, न्यूज़ को देख सकते हो आप। The award of charges against the Adani Group says Press Secretary White House expressing confidence that will contribute to navigate this issue। हालांकि बात साफ है कि अमेरिका को ज्यादा इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर मामला भारत से जुड़ा हुआ है तो भारत में ये मामला डील होना चाहिए था। हालांकि अमेरिका कुछ ज्यादा ही कर रहा है। हालांकि बात ये भी सामने आ रही है कि बांग्लादेश को अस्थिर करने में भी अमेरिका का कुछ ना कुछ हाथ है।
है ना कि रिपोर्ट्स की बात है, रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आ रही हैं, ठीक है। अभी आप देखो जैसे कि बाइडेन ने जाते-जाते यूक्रेन को परमिशन दे दिया कि आप लंबी दूरी की मिसाइलों से रसिया पर हमला कर सकते हो। तो एक तरह से देखा जाए तो पॉलिसी में चेंजेज़ इनके होते रहते हैं। हालाँकि जर्मनी ने साफ-साफ इनकार कर दिया कि हम ये नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि जर्मनी जानता है कि अगर डायरेक्ट अगर कॉन्फ्लिक्ट में फँसेंगे तो फिर स्थिति सही नहीं होगी। लेकिन बाइडेन ने ये काम किया है। हालाँकि लगता नहीं है कि ट्रम्प इसको कंटिन्यू करेंगे। ट्रम्प तो बिल्कुल संरक्षणवादी मूड में रहते हैं कि हमें किसी दूसरे पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करने हैं। ठीक है? चलो, अब कनाडा ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, नो टू एनी लिंक बिटवीन निजर केस एंड मोदी कि है प्रधानमंत्री मोदी हैं और जो बड़े हायर ऑप्शन हैं, डोभाल हैं, उनके और निज्जर के बीच में कोई केस के बीच कोई लिंक मुझे नहीं मिला है, क्योंकि कनाडा के एक न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा छपा हुआ था, उसके बाद कनाडा को सफाई देनी पड़ी है। ठीक है? चलो, आईआर के तहत आप ले सकते हो। एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर ऑफर स्किलिंग अपॉर्च्युनिटीज स्टडी, ये स्किलिंग अपॉर्च्युनिटी दे रही हैं। एग्रीकल्चर सर्विसेज काफ़ी बेहतर है ये, ठीक है? एग्रीकल्चर सर्विसेज सेक्टर, जो सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चर है। तो एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हो, ये काफ़ी सारे न्यूज़ हैं आज के न्यूज़पेपर में। आप इसे आसानी से पढ़ें, सहजता से। हाँ, कोई विशेष आर्टिकल आपको समझ में नहीं आती हो या फिर लगता हो कि और भी इलैबोरेट हम कर सकते हैं और भी समझ लें, तो किसी भी प्रकार के सुझाव, देखो सुझाव नकारात्मक भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं। नकारात्मक सुझाव को नकारात्मक के तौर पे लिया नहीं। मैंने नकारात्मक इसलिए कहा है कि वो एक तरह से आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो लोगों की नज़र में नकारात्मक होते हैं, लेकिन मैं उसे हमेशा सकारात्मक के तौर पर लेता हूँ कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है? इज़राइल स्ट्राइक्स गाज़ा आफ्टर आईसीसी इश्यूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतन्याहू, वही गाज़ा वाला फिर आ गया सामने, जो संकट है लगातार चल रहा है। ये आईसीसी जो है ना, जो ये आईसीसी ने एक तरह से वो किया है, मतलब अरेस्ट वारंट इश्यू किया है नेतन्याहू के अगेंस्ट, उसके बाद पुनः इज़राइल ने गाज़ा पर हमले किए हैं। ठीक है? तो वही है। नेक्स्ट स्पोर्ट का न्यूज़ आ जाता है। स्पोर्ट में कुछ विशेष है नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़, ठीक है, तो लगता है कि आज का एनालिसिस डन है, और भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालाँकि आपके सुझावों की एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचारों से हमें अवगत अवश्य कराएँ, ताकि हम और भी बेहतर कर सकें। सुझाव प्राप्त करने का मतलब बस वही होता है कि हम अपने आप को इस प्रकार से कमिटेड कर सकें कि आपके लिए बेहतर काफ़ी अच्छी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड हो सके, आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।